ओके बच्चों, आज भी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपने लास्ट क्लास में एरे टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपने सिंगल डायमेंशनल और डबल डायमेंशनल एरे कंप्लीट पढ़ा है। आप उसका रिवीजन करिएगा क्योंकि वो सबसे अहम टॉपिक इसमें इस साल माना जा रहा है। बाकी अभी तक जो पीछे समय से देखें तो फंक्शन टॉपिक सबसे अहम माना जाता था, क्योंकि फंक्शन टॉपिक में दो क्वेश्चन आपके फिक्स रूप से आते थे। एक आपका इफ एल्सिफ जो प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी थी, जिसमें टैक्स डिस्काउंट इस टाइप के क्वेश्चन होते थे इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले, वो यूजिंग फंक्शन फिक्स रूप से एक क्वेश्चन आपको मिलना था, ऐसा लगातार आ रहा था। और एक आपका इसमें फंक्शन टॉपिक में होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, वो भी टॉपिक हमेशा आपको मिलता रहा है। तो आई होप इस साल भी वही रहे, क्योंकि सिलेबस में तो कोई कुछ कम नहीं किया गया है। तो दोनों क्वेश्चन अगर इससे भी मिल जाते हैं तो दो क्वेश्चन इसके हो गए और दो क्वेश्चन आपके एरे के हो गए। यदि 4 ही क्वेश्चन करने, चारों क्वेश्चन सिर्फ दो टॉपिक से आपको मिल जाने हैं। तो इसलिए आप फंक्शन टॉपिक को उतनी ही सीरियसली पढ़िएगा जैसे आपने एरे पढ़ा है। और अगर एरे सीरियसली नहीं पढ़ा है तो फिर उसको भी पढ़िए, और फंक्शन तो सीरियस पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं आपको। फंक्शन हेडिंग डाल दी होगी सबने। अब इसके बाद फंक्शन की एक डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक it is a programming technique by which it is a programming technique by which we can perform any specific task in module format. Module format. फॉर्मेट लिखिए या फॉर्म लिख दीजिए। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन का इंट्रोडक्शन आपको हो जाए कि देखिए फंक्शन आपके फंक्शन टू टाइप के होते हैं। एक आपका प्री डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि मैथ क्लास फंक्शन। मैथ क्लास में आपने बहुत सारे SQRT और आपका पाव, इस टाइप के फंक्शन आपने पढ़े हुए हैं, मैथ क्लास फंक्शन। और दूसरा आता है आपका इसमें स्ट्रिंग क्लास या कैरेक्टर क्लास फंक्शन। जिसमें आपने कैरेट इंडेक्स ऑफ, ऐसे टू अपर केस टू लोअर केस, ये सारे फंक्शन पढ़े हैं। तो ये तो आपके आउटपुट में और जो प्रोग्रामिंग करते हैं वहां पे वर्क करेंगे ही, काम आएंगे। अब आप लोग पढ़ने जा रहे हो यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो प्रोग्रामिंग में कोई ऐसा टास्क जो आपको लगता है कि अगर इसका प्रीडिफाइंड फंक्शन होता तो कितना अच्छा रहता। खाली फंक्शन कॉल कर लेते और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता। जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना होता है तो मैथ का फंक्शन आप मैथ डॉट SQRT कॉल कर लेते हो। आपको इससे कोई मतलब ही नहीं कि उसने कैसे निकाल दिया, वो खड़ा आपने खाली डेटा उसको दिया, वो खटाक से उसने उसका रिजल्ट दे दिया। तो ऐसे ही आप चाहते हो कि कोई ऐसी प्रोसेस, मान लीजिए फैक्टोरियल वैल्यू आप निकालते हो, तो आप चाहते हो हमें लूप लिखना ना पड़े, हम अपने प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करें तो फैक्ट नाम का कोई फंक्शन कॉल बना हुआ होगा, उसको हम कॉल कर लें और हमारा बस एक नंबर हमने भेजा, उसका फैक्टोरियल वैल्यू उसने रिटर्न करके दे दिया। तो इस तरीके का अगर कोई भी प्रोसेस जो आपको नजर आता है तो उसका कोड आप एक बार खाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि SQRT भी किसी ने एक बार बनाया होगा।
और उसको हम लगातार यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे भी फंक्शन को हमें एक बार बनाना होगा और जितनी बार हम चाहें, आपका कंप्यूटर जब तक है और आप जब तक हो, वो उस फंक्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने आगे आने वाली प्रोग्रामिंग में। तो वही यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, और फंक्शन में पैरामीटर लिस्ट होगी या नहीं होगी, ये सारे काम, ये सारा डिसीजन यूजर का ही होता है। ये यूजर खुद ही डिसाइड करता है कि इस फंक्शन में क्या काम कराना है और कैसे कराना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फंक्शन की जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से फंक्शन को कैसे समझा जाए। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, हेडिंग डाल दिए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। और इसमें स्ट्रक्चर रहेगा आपका, सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप। तो उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन नेम। उसके बाद यहां पर पैरामीटर लिस्ट होती है, पैरामीटर लिस्ट। और फिर यहां पर कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और ये आपकी फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक, ये आपका फंक्शन का स्ट्रक्चर है, लिखते जाइए फटाफट। अब यहां पर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से फंक्शन को ऐसे समझा जाए तो ज्यादा बेटर है। फंक्शन में एक तो फंक्शन का नाम हो गया, फंक्शन नेम। फिर ये इसके साथ में फंक्शन में दो कैटेगरी और है। पहली कैटेगरी है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। और दूसरी कैटेगरी है पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट। अब रिटर्न टाइप को भी दो पार्ट में बांटा गया है, विद रिटर्न और यहां पर विदाउट रिटर्न। ऐसे पैरामीटर लिस्ट भी दो है, विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। विद पैरामीटर लिस्ट और विदाउट पैरामीटर लिस्ट। यहां पे वैसे कोई जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी इस स्ट्रक्चर में इनके हिसाब से क्या चेंज होगा मैं छोटा छोटा यहां पे लिख दे रहा हूं, जिससे आपको इस चार्ट से याद आ जाएगा जब भी आप पढ़ने बैठोगे। क्या कि विद रिटर्न अगर होगा तो ये रिटर्न टाइप की जगह पर यहां पर इंट, कैर, फ्लोट कुछ ना कुछ लिखा होगा। जहां पे रिटर्न टाइप लिखा है ये, इसकी जगह पे बच्चों कुछ ना कुछ लिखा होगा। ध्यान से सुनना भी, विद रिटर्न का मतलब है यहाँ रिटर्न टाइप की जगह पर इंट, कैर, फ्लोट, डबल जो भी डेटा टाइप है उसका कुछ ना कुछ लिखा होगा। और विदाउट रिटर्न का मतलब है रिटर्न टाइप की जगह पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड लिखा होगा, वर्ड। ऐसे ही पैरामीटर लिस्ट, यानी इसको कह रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है कि इसके विद पैरामीटर का मतलब है गोल वाले ब्रैकेट में कुछ ना कुछ INT A, कॉमा, फ्लोट B, इस तरीके से कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। और विदाउट पैरामीटर लिस्ट का मतलब है पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कुछ नहीं होगा, बस ब्रैकेट लगा होगा। ये छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है जो आपको आगे देखने को मिलने वाली है। इसको एक बार समझ भी लो दिमाग में कि हाँ किस चीज को क्या कहा जा रहा है, बाकी उसका क्या मतलब है वो आप अभी समझने जा रहे हो। छोटा सा आप याद रखो, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखो कि एक ही फंक्शन जो 2 नंबर का मान लीजिए सम करना चाहता है, एक फंक्शन जो जिसमें हम 2 नंबर का सम कराना चाहते हैं, तो उसको 4 तरीके से बनाया जा सकता है। यानी वर्क एक ही होगा लेकिन वो 4 तरीके से किया जा सकता है। जैसे उस फंक्शन को हम विद रिटर्न वैल्यू और विद पैरामीटर लिस्ट रखना चाहते हैं, तो ये एक तरीका हो गया। या उस फंक्शन को हम विदाउट रिटर्न वैल्यू विद पैरामीटर रखना चाहते हैं, दूसरा तरीका हो गया। या उस फंक्शन को हम विदाउट रिटर्न वैल्यू विद पैरामीटर रखना चाहते हैं, तीसरा। या विदाउट रिटर्न वैल्यू विदाउट पैरामीटर रखना चाहते हैं, चौथा।
तो 4 तरीके से सेम फंक्शन को बनाया जा सकता है, काम सेम होना है, बस उसके तरीके बदलते रहेंगे। तो एक बार फिर से देख लें, इसको एक बार इसके और इसके साथ, तो 2 तरीके ये हो गए, और फिर इसको एक बार इसके और इसके साथ 2 तरीके और हो गए, तो टोटल 4 तरीके हो गए। अब यहां पर इन 4 तरीकों में फंक्शन जो लिखा जाएगा, वो जो सिंटेक्स आपने लिखा था, उसमें कहां क्या चेंज होगा उसको देखेंगे। जैसे पहला है आपका विद रिटर्न कॉमा विद पैरामीटर, विद रिटर्न कॉमा विद पैरामीटर। तो इसका मतलब हुआ कि वही सिंटेक्स मैं लिख रहा हूं एग्जांपल के साथ। जैसे 2 नंबर का हमें सम करना था, तो उसके हिसाब से विद रिटर्न मतलब रिटर्न टाइप जगह पे मैंने आईएनटी लिख दिया, और फंक्शन नेम का जगह पर मैं यहां पर ऐड रख दे रहा हूं, और विद पैरामीटर मतलब 2 नंबर चाहिए मैं सम करने के लिए, तो आईएनटी ए कॉमा आईएनटी बी ले लिए, और फिर इसका ये वर्किंग और इसमें बंद कर दिया, जो भी सम कराना होगा करा देंगे। अभी सिर्फ हम ये वाली लाइन के डिस्कशन कर रहे हैं। फिर ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर था हमारा विद रिटर्न और विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर, तो इसमें विद रिटर्न का मतलब अभी भी आईएनटी रहेगा जैसे लिखा था, फंक्शन का नाम ऐड ही रहेगा, और विदाउट पैरामीटर मतलब गोल वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं है। अब इसको देख भी लो, विद रिटर्न मतलब यहाँ आईएनटी है, और विदाउट पैरामीटर मतलब यहाँ गोल वाले ब्रैकेट में जैसे इसमें था, इसमें कुछ नहीं है। ये स्ट्रक्चर का थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करनी है आपको। फिर उसके बाद अब 2 और बचे हैं। तीसरा है आपका विदाउट रिटर्न, विदाउट रिटर्न और विद पैरामीटर। मीटर, तो विदाउट रिटर्न का मतलब यहां पे बताया गया था हिंट में वॉइड, और फंक्शन का नाम ऐड है, और पैरामीटर में विद पैरामीटर है, यानी 2 नंबर चाहिए 2 नंबर का सम कराने के लिए, आईएनटी बी, इस तरीके से रहेगा। और फिर इसके अंदर ये वर्किंग, और ऐसे ही लास्ट बचता है आपका विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर। विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर, तो इसमें आप विदाउट रिटर्न का मतलब अभी भी देख चुके हो, वॉइड लिखा जाता है, तो यहां पर वॉइड लिखा गया, और फंक्शन का नाम ऐड रहेगा, और विदाउट पैरामीटर मतलब गोल वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं रहेगा। तो ये चारों स्ट्रक्चर मैंने एक बार कोशिश की है कि लिख दिए हैं, कि जिससे आपको ये लाइन के हिसाब से स्ट्रक्चर को बनाना आ जाए। ऑफिस से ले लो, टेबल पर रखे होंगे सामने। देख लिया बच्चों? अब आप टिक कर लो, क्योंकि चारों तरीके हैं तो चारों यूज करने को नहीं मिलेंगे आपको। आप 12th तक पढ़ोगे क्या? अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग उसमें उसमें तो आपको पढ़ने को क्या मिलेगा? आपको ये 4th वाला तरीका है विदाउट रिटर्न विद पैरामीटर, ये पढ़ने को मिलेगा, और विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर पढ़ने को मिलेगा, और दूसरा आपको यहां पर विदाउट रिटर्न विद पैरामीटर पढ़ने को मिलेगा। खास तौर से यही 2 पढ़ने को मिलेंगे, और बाकी हम लोग एक्स्ट्रा में करा देते हैं कि कुछ प्रोग्राम उनके भी दिखा दें आपको, है ना, एक्स्ट्रा में करा दिए जाते हैं, लेकिन यही 2 फॉर्मेट आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ के एग्जाम देने जाना है। तो अब सीधे हम लोग प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है? आपको हेडिंग डालनी है कि फंक्शन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अभी फंक्शन स्ट्रक्चर था, अब फंक्शन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर।
यानी ये ही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है और आपका प्रोग्राम बदलता रहेगा और स्ट्रक्चर आपका सेम यही यूज होना है। फंक्शन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। फंक्शन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन होगी आपकी, ये आपको पता है, मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल वाली लाइन, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है आपको। फिर क्लास, और क्लास का यहां पे कोई नाम होगा, कर्ली ब्रैकेट खुलेगा, यहां पे डेटा मेंबर, या इंस्टेंस वेरिएबल नाम से वेरिएबल नाम से कोई चीज होगी, यानी कि वेरिएबल नाम है तो वेरिएबल ही होंगे। और उसके बाद यहां पर कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और फिर यहां पर आपके फंक्शन स्टार्ट होंगे। वॉइड फन वन है मान लीजिए, या मैं सीधे सीधे नाम ही लिख दे रहा हूं, वही नाम यूज करने, जैसे वॉइड इनपुट, ऐसे कोई भी नाम हो सकता है क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। वॉइड इनपुट, उसके बाद वॉइड कंप्यूट, और लास्ट में वॉइड डिस्प्ले। 3 फंक्शन हमेशा मिला करेंगे। इतना होने के बाद फिर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मिलेगा। स्ट्रिंग args, और यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। जैसे मैंने यहां पर क्लास का नाम क्या लिया था, देखो जरा क्लास का नाम, अच्छा XYZ, XYZ obj is equal to new XYZ। ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा आपको, फिर फंक्शन कॉल करना होगा obj डॉट इनपुट, obj डॉट कंप्यूट, और लास्ट में obj डॉट डिस्प्ले, obj डॉट डिस्प्ले। और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद और क्लास बंद। ये 2 कर्ली ब्रैकेट बंद हैं, कमेंट लाइन में लिख दीजिएगा psvm और क्लास। यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है और सारे प्रोग्राम आपके बनेंगे इसमें। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर आपका प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं। एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो यहां पर प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन जैसा लिखा था, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, उसके बाद क्लास, और क्लास का जो भी आप नाम रखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे सम नाम रख रहा हूं, और फिर
डेटा मेंबर में तीन वेरिएबल चाहिए होंगे, int a, b, c। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, अभी कंस्ट्रक्टर टॉपिक अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन खाली यहाँ पे बना के दिखाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी फंक्शन प्रोग्राम विद कंस्ट्रक्टर हो सकता है या विदाउट कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो बनाऊं ना बनाऊं? बना ही देता हूं, क्योंकि पढ़ना तो है ही। तो कंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पर सम ही रहेगा, और याद रखना ये एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको नहीं बनाना है। और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पब्लिक लिख सकते हैं, पब्लिक सम, और यहाँ पर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, इसको बंद कर दीजिए। तो ये ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे, क्योंकि विद कंस्ट्रक्टर और विदाउट कंस्ट्रक्टर दोनों होता है प्रोग्राम। फिर उसके बाद जैसा कि आपने अभी स्ट्रक्चर देखा था, आपको वर्ड इनपुट फंक्शन बनाना है, वर्ड इनपुट। अब बच्चों आपका थोड़ा आईक्यू लेवल आपको यूज करना है, जिससे कि आपको अभी के अभी याद होना शुरू हो जाए। जैसे कि अब 2 नंबर के सम में वर्ड इनपुट क्या करेगा, 2 नंबर इनपुट कराएगा। तो 2 नंबर इनपुट कराने के लिए प्रोग्राम में हमें क्या क्या नीड है? बहुत सही, स्कैनर वाली लाइन की जरूरत है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमने डिक्लेयर तो की नहीं स्कैनर वाली लाइन। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद यूजर इनपुट वैल्यू लेनी है, 2 नंबर इनपुट कराना है, तो क्या करें? यहाँ अगला स्टेप SOPLN एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर। और आपका ए में नंबर इनपुट कराना है, तो a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, और b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। और उसके बाद आपका ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या सीखना है, सारे बच्चे लिख रहे हैं हमें मालूम है, लेकिन फिर भी ध्यान भी दें कि हर फंक्शन का कोई स्पेसिफिक टास्क होगा, कोई एक काम, टास्क का मतलब काम, कोई एक काम होगा, और जो काम उसको दिया गया है उस काम के अलावा वो फंक्शन एक तिनका भर भी नहीं काम दूसरा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट करने से रिलेटेड आपको स्कैनर लाइन, मैसेज और 2 ये लाइनें चाहिए इस प्रोग्राम में। इसके अलावा आपको प्रोग्राम में 2 नंबर का सम करना है, जैसे आप सोचो कि यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी लिख दें, नहीं लिख सकते। आप सोचो यहाँ पे हम प्रिंटिंग भी करा दें, नहीं करा सकते। जो जिस फंक्शन को काम दिया है सिर्फ वो उतना ही काम करेगा, ठीक है? तो कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये सब लिखा होता है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में लिखाऊंगा कि सीधे बोर्ड के ही क्वेश्चन लेके मैं चलूंगा कि क्या लिखाया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद आपका दूसरा फंक्शन था वर्ड कंप्यूट, वर्ड कंप्यूट। इसमें 2 नंबर का सम करना, तो कौन सी लाइन आनी चाहिए? c इज इक्वल टू a प्लस b, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई काम नहीं है कैलकुलेशन में। उसके बाद लास्ट है आपका प्रिंटिंग करना। अब प्रिंटिंग करने में यहां पे थोड़ा सा नया लुक आप पा सकते हो। क्या? नॉर्मली प्रिंटिंग जो आप वर्डमिन प्रोग्रामिंग में करते थे, उसमें तो आप सीधे सीधे एसओपीएलएन में सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्लस सी इतने लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे आपको अलग से बताया जा रहा है कि जो डेटा मेंबर हैं ऊपर वाले, जो इनपुट में लिए गए थे, उनको भी आप अगर प्रिंट करा देते हैं तो अच्छा माना जाता है। वो अलग बात है, आप सी प्रिंट करा दो तो नंबर नहीं कटेंगे, उतने से काफी है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर क्या था वो भी प्रिंट करा दो, और फिर सम क्या आया वो भी प्रिंट करा दो। इस तरीके से उम्मीद की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी, ये तो जनरल क्वेश्चन है, तो सम ऑफ 2 नंबर ही प्रिंट कराऊंगा, सम ऑफ 2 नंबर प्लस सी।
बस इतना प्रिंट करा दूंगा और ये काम खत्म। उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से अब हमें क्या बनाना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनाना चाहिए। इतनी आसान भाषा में ये आपको समझे में आ जाएगा कि स्कूल में वो घुमाएंगे, उटपटांग तरीके करवाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होगे, लेकिन अगर आप पहले से ये पढ़ के जा रहे हो और आप समझ रहे हो सही क्लास में बैठे बैठे, तो आपको स्कूल में जो भी वो कह रहे होंगे वो समझ में आ रहा होगा, भले वो कंफ्यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड PSVM मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, स्ट्रिंग ARGS। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में क्या काम करा जाता है, एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और फंक्शंस को कॉल किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का अब लाइन क्या हो सकता है, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास का नाम। तो क्लास का नाम हमारा सन था, फिर ऑब्जेक्ट का नाम आप हमेशा ओबीजे ही रखेंगे, बाकी चाहे तो बदल सकते हैं लेकिन आप ओबीजे ही रखिएगा। और फिर क्लास का नाम फुल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन। फिर फंक्शन कॉलिंग का बस यही तरीका है, ओबीजे डॉट, जितने फंक्शन थे 3 फंक्शन थे हमारे पास, इनपुट, कंप्यूट और डिस्प्ले, बस ये 3 फंक्शन कॉल करने हैं, कंप्यूट और डिस्प्ले, ओबीजे डॉट डिस्प्ले। और फिर इसको बंद कर दिया और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास बंद कर दिया, बस आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ कमेंट लाइन लिख लेंगे कि किसका क्या मतलब है। तो जैसे ये फंक्शन, ये जो फंक्शन कॉलिंग है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसमें लास्ट में जो ये आपका नाम लिखा है क्लास का, उसको ही हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कहते हैं। ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसी को कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कहा जा रहा है। कंस्ट्रक्टर ऊपर हमने बनाया है, अब इसको मैं रन करा के दिखा रहा हूं सीधे सीधे। यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों कि फंक्शन का कोई भी प्रोग्राम बनाए, लेकिन जावा का कंपाइलर सिर्फ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ही पहचानता है। वॉइड मेन क्या है, एक फंक्शन है। और फंक्शन की पहचान क्या है बच्चों, फंक्शन की पहचान है कि किसी भी फंक्शन के आगे गोल वाला ब्रैकेट कंपलसरी रूप से जरूर लगा होगा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट ही लगा होगा और कोई नहीं लगा होगा। अब जैसे ये एक फंक्शन है, ऐसे आप साफ साफ कह सकते हो जहां कहीं पैरेंथेसिस ब्रैकेट मिल जाए। तो सबसे पहले आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कॉल होता है, इसके अंदर आए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका था क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास नेम पैरेंथेसिस ब्रैकेट सेमीकोलन। अब यहां पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग अपने आप हो रही है। आप एक काम कीजिए, कंस्ट्रक्टर हेडिंग डाल के जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बस उतने लिख दीजिए, कंस्ट्रक्टर और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करते करते कंस्ट्रक्टर के बारे में बता दे रहा हूं। हाँ, हमने ये विद कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर में पहला पॉइंट लिख दीजिए, द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम। द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, द मेन वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टर, द मेन वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टर is to initialize initial value to the data member of the class। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब डिफॉल्ट, आप इनिशियल को डिफॉल्ट लिख सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू आप मालूम है इंटीजर में 0 होना चाहिए, डबल में 0.0d होना चाहिए, इस तरीके से। तो इनिशियल वैल्यू टू द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, और डेटा मेंबर कौन सा है, वही इंस्टेंस वेरिएबल की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट लिखिए, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू नॉट इवन वॉइड।
कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू नॉट इवन void. चौथा पॉइंट लिख लीजिए, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल at the time of when we create class object. Constructor automatically call at the time of when we create class object. When we create class object. Last point लिख लीजिए, constructor always declare with public access specifier. Constructor always declared with public access specifier. Access specifier. Access specifier. अब ये जो 4 पॉइंट हैं, इनको आप साथ साथ में देखते चलिए कि किस पॉइंट का क्या मतलब है। बच्चों, अभी मैं प्रोग्राम भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन पहले आप ये चारों पॉइंट देख लीजिए। 4 या 5 पॉइंट हैं, 4 ही इंपॉर्टेंट हैं इसमें, जो स्टार्टिंग के 4 हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा था, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम होता है। देखो बच्चों ध्यान रखो। अच्छा, एक काम और कर लो, नीचे एक डिफरेंस लिख दो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड ऑर्डिनरी या नॉर्मल फंक्शन। तो एक साइड में कंस्ट्रक्टर लिख लो, एक साइड में फंक्शन लिख लो। डिफरेंस भी यहां पे क्लियर करते चलो। तो देखो, कंस्ट्रक्टर की थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। जरा इधर आंखें लाकर देखो, ये क्लास का नाम है सम और ये कंस्ट्रक्टर का नाम है सेम है। और इसके आगे मैं कमेंट लाइन भी लिख दे रहा हूं, आप भी लिख दीजिए, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कुछ लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। तो आप चाहें तो यहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी स्लैश लाइन लगाकर लिख सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लिख लिया? तो पहला पॉइंट याद करके देखो तुरंत के तुरंत कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। अब देखो, ये कंस्ट्रक्टर हम कह रहे हैं इसको, और इसको हम फंक्शन कह रहे हैं, तो डिफरेंस में क्या लिखोगे? यस। तो आप यही सेम पॉइंट अब डिफरेंस में लिखो, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम होता है, जबकि फंक्शन का नाम क्लास के नाम से सेम नहीं होता है। अपने हिसाब से लिख लो, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, और जबकि फंक्शन का नाम क्लास के नाम से सेम नहीं होता है। फंक्शन का नाम क्लास के नाम से सेम नहीं होता है। फंक्शन नेम इज नॉट सेम एज क्लास नेम। हो गया पहला पॉइंट। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर में दूसरा पॉइंट आपने लिखा था, कंस्ट्रक्टर का काम क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कराना होता है। अब देखो यहां पर ये कंस्ट्रक्टर है और इनको हम कह रहे हैं डेटा मेंबर। ये डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर, या दूसरा नाम लिखा था इंस्टेंस वेरिएबल। डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल। तो अभी अभी हमने क्या बोला कि क्लास के डेटा मेंबर को डिफॉल्ट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करने का काम कंस्ट्रक्टर का होता है। तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसलिए यहां पर सारे वेरिएबल को 0 प्रोवाइड कर दिया गया, सारे वेरिएबल को 0 प्रोवाइड कर दिया गया। अब इसका सेंस क्या है? सेंस थोड़ा समझ लें कि जैसे आप a इक्वल टू 0 लिखना चाहते तो वर्डमेन में लिख सकते थे, int a इक्वल टू 0,
जो वर्डमेंट प्रोग्रामिंग हम लोग पिछले कर रहे थे उसमें b = 0 c = 0 लिख सकते थे। तो यहाँ फंक्शन प्रोग्रामिंग में क्या कहा गया कि जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, इनको ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं, जहां पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनमें कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करते समय नहीं डाल सकते, यानी a = 0 या b = 0 या c = 0 यहां पर नहीं लिखा जा सकता। या अब याद करो, जैसे फिबोनाची सीरीज में हमें 0 1 चाहिए होता है, या -1 और -1 चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जिसमें कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए होती है, सब में जरूरी नहीं है लेकिन चाहिए होती है। प्राइम नंबर में c = 0 लिखना कंपलसरी है ना। फैक्टोरियल वैल्यू में f = 1 लिखना कंपलसरी है। याद है, कुछ याद आ रहा है? तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। फैक्टोरियल वैल्यू में f = 1 यहाँ नहीं लिख सकते, तो कहां लिखें? उसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। कंस्ट्रक्टर में f = 1 लिखोगे। अब आपसे एक गलती होती है यहाँ पे बच्चों, आप जैसे int a यहाँ डिक्लेयर हो चुका है, अब a = 0 हम चाहे लिखते तो यहाँ पे धोखे से आप int भी लगा जाते हो, जबकि वो वेरिएबल तो डिक्लेयर हो चुका है ना। यहाँ सिर्फ यूज करना है आपको, तो int दोबारा यहाँ नहीं लग सकता, ऊपर जो लग गया उसके बाद सीधे वेरिएबल का नाम यूज करके यहाँ पर लिखोगे। ये गलती हो जाती है आप लोग जब प्रोग्राम स्कूल में या एग्जाम में हॉल में लिख रहे होते हो। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट था, अब इसमें दूसरे पॉइंट में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तीसरे पॉइंट में डिफरेंस लिखना है आपको। तीसरा पॉइंट था कि कंस्ट्रक्टर कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, नॉट इवन वॉइड। ठीक, तो देखो बच्चों यहां पर इधर देखो, ये आपका फंक्शन है, पब्लिक ऑप्शनल होता है इसलिए मैंने नहीं लिखा, पब्लिक वॉइड इनपुट लिखा जा सकता था। तो देखो यहां पर ये जगह रिटर्न टाइप की है, तो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वॉइड लिखा है। वॉइड का मतलब नो रिटर्न वैल्यू, छोटा सा कहीं लिख लो यहाँ पे, वॉइड का मतलब नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ये सिर्फ वॉइड की बात है ना। हाँ, तो देखो यहां ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहां पर वॉइड लिखा है, और यही फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न करता तो यहीं पे int लिखा होता, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाते हम यहां से, है ना। अब फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर है उसमें वॉइड फंक्शन कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो नहीं करने पर नॉर्मली फंक्शन में वॉइड लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें वॉइड लिखने की जगह ही नहीं, यानी वॉइड भी नहीं लिखना पड़ता है। फिर से एक बार समझेंगे, फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वॉइड लिखना पड़ता है, और कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसमें वॉइड भी नहीं लिखना पड़ता है ना। ये ध्यान रखना है। तो आपका डिफरेंस में क्या लिखोगे कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू, नॉट इवन वॉइड। और फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन में अगर वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो तो हो सकती है, नहीं कराना चाहते हो तो नहीं भी हो सकती है। फंक्शन में लिख सकते हो मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट, तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे देखो कोई वर्ड नहीं लगा है और कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज किया गया, ठीक है, यही दिखाना था। और इसमें वर्ड लगा है जिसका मतलब ये वैल्यू रिटर्न नहीं करते, अगर int लगाते तो यहाँ नीचे रिटर्न करके कुछ भेजते। फिलहाल अभी वो प्रोग्राम नहीं है हमारा। अब लास्ट क्या, फोर्थ पॉइंट था आपका कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन वी क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट। और क्लास ऑब्जेक्ट कहां बनाते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर बनाते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर ऊपर बना है सम नाम का, वो यहां से अपने आप ये कॉल हो रहा है। जबकि आपका जो फंक्शन है ये अपने आप कॉल नहीं हो रहे हैं, इनको कॉल करवाना पड़ रहा है। और कॉल करवाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की सहायता लेनी पड़ रही है, ओबीजे डॉट करके कॉल करते हैं फंक्शन को, और कंस्ट्रक्टर ये अपने आप कॉल हो रहा है। तो इसको ध्यान देना, ये टर्म दिया गया है कि जो अपने आप कॉल होता है उसको इम्प्लिसिट कॉलिंग कहते हैं, जिसको कॉल करवाना पड़ता है उसको एक्सप्लिसिट कॉलिंग कहते हैं। तो आप कंस्ट्रक्टर में लिखोगे ये इट इज अ इम्प्लिसिट कॉलिंग, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। और फंक्शन में लिख दोगे इट इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन कॉलिंग।
लैंग्वेज जैसे भी बनाओ, एक्सप्लिसिटली भी लोग लिख देते हैं, इट कॉल एक्सप्लिसिटली ऐसे करके। अब इसमें एक्सप्लिसिटली या एक्सप्लिसिट फंक्शन कॉलिंग लिखोगे, कंस्ट्रक्टर नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने देख लिया कि ये अपने आप कॉल हो रहा है, इसलिए इसको इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कहा जा रहा है, और इसको कॉल करवाना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट की हेल्प से, इसलिए एक्सप्लिसिट फंक्शन कॉलिंग कहा जा रहा है। ये उस लाइन का मतलब है। अब हमारे डिफरेंस भी हो गए, कंस्ट्रक्टर का हमने सारा बता भी दिया। ज्यादा इसके नीचे और लिख सकते हो ये कि कंस्ट्रक्टर दो तरीके के होते हैं, डिफरेंस के नीचे लिख लो, देयर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, देयर आर टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला आपका हो गया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज में आपने ये जो प्रोग्राम अभी लिखा है, इसमें जो पार्ट था उतना ही खाली लिख दो, मैं अलग से यहां लिख दे रहा हूं। यहां पे अलग से मैं लिख दे रहा हूं कि आपको खाली पब्लिक सम कर्ली ब्रैकेट और यहां पर a इज इक्वल टू 0 ऐसे है, ऐसे मतलब एग्जांपल के रूप में लिख रहा हूं मैं। तो ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक। और इसका एग्जांपल लिख दो वहीं पे नीचे। और दूसरा है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये नॉन पैरामीटराइज होगा, दूसरा हो गया आपका पैरामीटराइज। तो उसमें आपका पब्लिक सम int x कॉमा int x कॉमा int y, फिर यहां पर हो जाएगा a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू y। ये इसको पैरामीटराइज कहा जा रहा है। ठीक, अब आंखों से देख लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉन पैरामीटराइज का मतलब गोल वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं होगा, और पैरामीटराइज का मतलब गोल वाले ब्रैकेट में कुछ ना कुछ जरूर होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसके हिसाब से, जैसे इस प्रोग्राम में हमारे 2 नंबर का सम था तो 2 नंबर चाहिए होंगे, ऐसे किसी और प्रोग्राम में कुछ और चाहिए होगा। तो इसको ही ये पैरामीटर कहा जा रहा है, ये जो है इसी को पैरामीटर कहा जा रहा है। तो कंस्ट्रक्टर आपका हो गया, और अब हमारी इच्छा कि हम कंस्ट्रक्टर को बनाएं ऊपर या ना बनाएं, लेकिन नीचे वर्डमेन में कोई चेंज नहीं होगा। वर्डमेन में जैसे ऑब्जेक्ट कॉलिंग होती है तो वो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ऊपर प्रोग्राम में अगर क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं बनाएंगे, है तो बनाएंगे। अब मैं इसको चला के दिखा रहा हूं आपको कि ये कैसे वर्क हो रहा है, और दिमाग में अगर कोई बात आए तो उसको पूछ जरूर लेना। अविष्ट बेटा, दिमाग में कोई आए तो पूछ लेना। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन कॉल होता है, ठीक। इसके अंदर आए, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब आपको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्यों बनाना होता है। हमने कहा कि वर्डमेन के अंदर सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो आप तुरंत पूछ सकते हो, इसी को कहते हैं पूछना। नहीं तो ऐसा तो दिमाग कभी चलेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं कुछ दिमाग। तो आपका ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो फंक्शन कॉलिंग नहीं कर पाओगे, जो सिंटेक्स बताया जा रहा है उसके हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉलिंग के लिए बनाया जाता है, या कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के लिए बनाया जाता है। आप यहां पे एक पॉइंट में और तुरंत क्लियर कर दूं एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए ऊपर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, फिजिकली बनाया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फिजिकली बनाया है, और यहां से मैं कह रहा हूं वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान से सुनने वाला है। ऊपर मैंने फिजिकली कंस्ट्रक्टर बनाया और मैं कह रहा हूं यहां से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब आपको याद क्या रखना है कि अभी इससे पहले मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर ऊपर बनाना या ना बनाना ऑप्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऊपर नहीं बनाया है हमने, तो क्या ये वाली लाइन में कुछ चेंज हो जाएगा?
नहीं, ये वाली लाइन नहीं बदलेगी, चाहे ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाओ या ना बनाओ। अब ऊपर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया और ये वाली लाइन लिखी है और हम कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो फिर कंस्ट्रक्टर तो ऊपर बनाया नहीं, तो कॉल कौन सा हो रहा है? तो ये पॉइंट आपको याद करना है कि हम अपने प्रोग्राम में फिजिकली ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाए तो ठीक, ना बनाए तो ठीक, लेकिन जावा का कंपाइलर बिना कंस्ट्रक्टर बनाए प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता है। यानी कि इंटरनली जब इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बनाएगा ही बनाएगा। फिजिकली हमने नहीं बनाया, फिर भी वो बनाएगा। और कंस्ट्रक्टर का काम क्या था? डिफॉल्ट वैल्यू डालना, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी वो एबीसी में जरूर डालेगा। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को जो कि हमने नहीं बनाया, जावा के कंपाइलर ने खुद बनाया, उसी को पर्टिकुलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और हम लोग इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह दे रहे हैं क्योंकि ये भी बिल्कुल वही काम कर रहा है, बस ये हमने बनाया है इसलिए इसका प्योर नाम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये हमने बनाया है इसलिए इसका नाम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जा रहा है। और यही चीज ए में या बी में या सी में जीरो डालने के लिए जो जावा कंपाइलर खुद बनाता है तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो देखा जाए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलग है और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अलग है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ही काम करता है वो हम लोग बना सकते हैं। तो एक डिफरेंस ये भी है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है और नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर क्या है। तो आप उसमें यही बताओगे कि नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो है यूजर द्वारा बनाया जाता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका जावा कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय बनाया जाता है। ठीक है, दोनों का काम सेम है। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन में ये आपको मिल जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो आप उसकी लैंग्वेज के हिसाब से उसका आंसर चूज कीजिएगा। चलिए, अब टाइम ओवर भी हो गया है। अब देखेंगे हम लोग ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहे हैं, क्योंकि आज सिर्फ आपका फंडामेंटल था। अब अगली क्लास से आपके सीधे बोर्ड के क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करना चालू कर दूंगा। तो देखिए, पीएसवीएम पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट में आया, सबसे पहले आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया, नजर हटनी नहीं चाहिए बच्चों यहाँ से। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहां से जम करके आप सीधे ऊपर जाओगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होने का क्या मतलब, कंस्ट्रक्टर कहीं बना है अलग जगह पर, इसलिए वो नीचे वाली जगह से कॉल किया जा रहा है। तो आपका कर्सर सीधे कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। और इसके अंदर काम क्या था? डिफॉल्ट वैल्यू डालना। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू में हमेशा फिक्स्ड वैल्यू डाली जाती है। फिक्स्ड वैल्यू, ये वैल्यू कैसी होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब फिक्स्ड वैल्यू का मतलब कोई जीरो ही नहीं होता है। हाँ, अब एक जैसे वो था ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर अलग अलग होते हैं। तो हमने एक पॉइंट बता दिया था कि नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में यूजर द्वारा बनाया जाता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा के कंपाइलर द्वारा बनाया जाता है। दूसरा डिफरेंस समझ लो बच्चों, जो जावा के कंपाइलर द्वारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है वो हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू ही डालेगा, यानी कि इंटीजर की वैल्यू डिफॉल्ट जीरो होती तो जीरो ही डालेगा। लेकिन जो नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर वैसा ही दिखने वाला हम बना रहे हैं, यानी यूजर बना रहा है, तो यूजर की इच्छा वो जीरो ना डाले, वो इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3, यानी कि वो वैल्यू बदल सकता है लेकिन फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, है ना। लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा वो जीरो ही डालेगा या डिफॉल्ट वैल्यू ही डालेगा। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया, डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। हाँ, वो तो रिप्लेस हो जाती, जैसे कि तुम सीट बैठे हो, अभी दूसरा बच्चा आ जाएगा तो सीट दूसरे को हो गई। ओके बच्चों, ठीक है, अब मैं जल्दी से कर रहा हूं। तो ये देखो वैल्यू स्टोर हो गई जीरो, उसके बाद वापस लॉग। अब ये लाइन भूलना नहीं, कई जो लापरवाही से पढ़ते हैं उनके दिमाग में यही जब पूछा जाएगा तो नहीं बता पाते हैं। कोई भी फंक्शन हो चाहे कंस्ट्रक्टर हो, वापस लौट के वहीं जाता है जहां से कॉल होता है। तो यानी फिर से वर्डमेन में जाएंगे। अब इसने काम करा दिया, ए और बी में और सी में जीरो स्टोर करा दिया। अब वापस लौट के आप फिर से वहीं चले जाओगे, पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन, यानी जहां से ये कॉल हुआ था, यानी वापस यहीं पर फिर से आ गए। और फिर अब ये क्या करोगे? नीचे उतरोगे। अब ओबीजे डॉट इनपुट फंक्शन कॉल होगा। इनपुट से जम करके फिर से यहां से ऊपर जाओगे, क्योंकि इनपुट फंक्शन आपका ऊपर बना हुआ है। आप यहां आ जाओगे,
वॉइड इनपुट पे, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट से रिलेटेड जो काम था वो कराया गया है। स्कैनर वाली लाइन एंटर 2 नंबर, तो आपने सपोज दैट यहाँ पर 2 नंबर में यहाँ पे 5 डाल दिया और यहाँ पर आपने 4 डाल दिया, sc डॉट नेक्स्ट int से स्टोर हो गया। फिर इसका काम खत्म हो गया। अब ये वापस होके कहां जाएगा? वहीं जाएगा जहां से कॉल किया गया था। बहुत ही मजेदार एक गलती आपको दिखा रहे हैं कि जो लापरवाह टाइप के लोग होते हैं, बस वो बैठे तो हैं यहाँ पर, लेकिन उनका जबरदस्ती बैठा ले गए होते हैं। उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि जब फंक्शन कॉल करते हैं, आप साफ सुथरा बताया गया, उन्होंने अपने हाथों से ही साफ सुथरा लिखा, लेकिन वो अपना दिमाग वहां चला देंगे। फंक्शन कॉल करते समय वो लिखेंगे obj डॉट void स्पेस इनपुट, void यहां भी लगा देंगे, जबकि void इनपुट कहां लिखा होता है? ऊपर लिखा होता है। यहाँ पे सिर्फ इनपुट फंक्शन है, void तो रिटर्न टाइप था, लेकिन वो इसको क्या लिख देंगे? obj डॉट void स्पेस इनपुट, यानी ऊपर वाली लाइन पूरी की डिक्टो डिक्टो यहाँ पे उतार देंगे। तो void यहाँ ना लिखना। ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो बता रहा हूं। और जब मैंने टोक दिया है तो हो सकता है आपको याद भी रहे, ऐसे तो आप लिख दोगे ही जब लापरवाही से पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आ गए, वैल्यू इनपुट हो गई। फिर नीचे उतरे आप, और नीचे उतरे आपने obj डॉट कंप्यूट कॉल कर दिया। अब यहां से जंप करके कंप्यूट पे चले जाओगे। कंप्यूट पे आ गए। कंप्यूट का काम था कि दोनों नंबरों को सम कर दे, तो यहाँ पे उसने सम कर दिया। फिर वापस लौट के आए, यहीं पर नीचे उतरे, obj डॉट डिस्प्ले कर दिया। तो सम में आपका 5 प्लस 4 9 हो गया होगा। और यहाँ पे डिस्प्ले से डिस्प्ले चले गए, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्लस 9, ये 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस लौट के आप नीचे जाओगे यहाँ पर, और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो सारा कंट्रोल किसके पास होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड के पास। और ऊपर जो फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को जावा का कंपाइलर बिल्कुल नहीं पहचानता है, लेकिन अब कैसे चल रहा है प्रोग्राम? विद द हेल्प ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो ऑब्जेक्ट बनाया गया क्लास का, तो वो ऑब्जेक्ट पहचानवाता है कि अच्छा ये इनपुट फंक्शन इस क्लास का ही है, ये कंप्यूट फंक्शन इस क्लास का ही है। वो ऑब्जेक्ट जो बनाया है वही पहचानवाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और इस क्लास को खाली एक बार, मतलब देखो यहाँ पे खूबसूरती समझो पढ़ने की, कि जो भी क्लास हम करा रहे हैं उसको सिर्फ एक बार आपको रिपीट करना है, सिर्फ एक बार। तो आपको ये याद हो जाएगा, फिर कॉपी नहीं उठानी पड़ेगी। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो चाहते हैं एक ही बार में मतलब उनको याद हो जाए, तो वो जो क्लास कर रहे होते हैं पूरा ध्यान होता है, तो उनको पहली बार में ही याद हो जाता है, दोबारा जब भी वो पढ़ेंगे उनको सब याद आ जाता है। लेकिन सभी बच्चों के लिए ये रूल है कि आपका जो नई चीज सीखी है एक बार आपको और रिपीट करना चाहिए। उसमें टाइम वेस्टिंग ना समझो, क्योंकि वो लाइफ टाइम आपके चलने वाली है, इसलिए उसके लिए रिपीटिशन बहुत जरूरी है। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता अभी आज की क्लास के हिसाब से? आ जाएगा, बहुत अच्छा होगा आपका। और फंक्शन प्रोग्रामिंग काफी टफ मानी जाती है, जबकि ये सबसे ज्यादा इजी फंक्शन प्रोग्रामिंग, बस इसमें कोड ज्यादा लिखना होता है, क्योंकि 2 नंबर सम के प्रोग्राम के लिए 4-5 लाइनों में हो जाता है हमारा वर्डमिन में। यहाँ पर हमें इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ा। लेकिन ये फंक्शन प्रोग्रामिंग 2 नंबर के सम के लिए थोड़ी बनाई गई है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। और जो भी इस क्लास की वीडियो बाय चांस ऑनलाइन में देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।